हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा कॉर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 के कोर 1 के नोट्स से। ठीक है, तो ये नोट्स पूरा हिंदी में है संप्रभुता के बारे में, संप्रभुता, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, और जो बहुलवाद है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ संप्रभुता के बारे में। तो संप्रभुता है क्या? ठीक है, तो बेसिकली संप्रभुता जो होता है, ठीक है, किसी भी राज्य का वह शक्ति होता है, कोई भी राज्य का, कि उस वो अपना अपने ऊपर जो शासन जो होता है ना, वो खुद खुद के वजह से, खुद के कानून की वजह से उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उस पर कोई अन्य शक्ति हावी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ देखते हैं JW गार्नर के अनुसार क्या बोल रहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रभुसत्ता सत्ता की परंपरागत परिभाषाएं जो है अब घुमा फिरा के दी गई है। ठीक है, वो क्या है? एक और परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति। यहाँ प्रभुसत्ता जो बोला जा रहा है वो सोवर्निटी ही है। ठीक है, संप्रभुता, प्रभुसत्ता एक ही नाम है। ठीक है, तो प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थिति सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि एक राज्य के भीतर में सभी व्यक्तियों को कैसे नियंत्रित रखा जाता है, वो प्रभुसत्ता के कारण होता है। ठीक है, और एक दूसरे राज्य के साथ संबंध जो बनता है वो भी। तो यहाँ पे अब आता है प्रभुसत्ता का ऐतिहासिक विकास। प्रभुसत्ता का विकास कैसे हुआ? आदमी जो है, मतलब या तो कोई राज्य है, उस सॉवरेन कैसे बना, संप्रभुता कैसे हुआ, प्रभुत्वशाली कैसे बना। ठीक है, तो वो पढ़ना है। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं ऐतिहासिक विकास, मतलब कैसे कैसे उसका विकास शुरू हुआ, कैसे लोगों के मन में ये प्रभुसत्ता का भावना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत का निरूपण जो है, मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो बहुत विचारकों ने किया, बहुत सारे विचारकों ने, जिससे कि ज्या बोदा हो गया, ठीक है, आपका टॉमस हॉब्स हो गया, रूसो हो गया, जॉन ऑस्टिन हो गया। तो ये सभी ने क्या किया? प्रभुसत्ता का विकास में, मतलब प्रभुसत्ता के बारे में बताया हमें। अब देखिए, प्राय ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई। इस सिद्धांत की उत्पत्ति जो हुआ 16वीं शताब्दी में। कैसे? उन दिनों मध्ययुगीन मान्यताएं और संस्थाएं लुप्त होती जा रही थी और राष्ट्रीय और राजतंत्री राज्य का उदय हो रहा था। प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसी राज्य का औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। मतलब जब ये जो मध्ययुगीन मान्यताएं हैं और संस्थाएं लुप्त हो रही थी और राष्ट्रीय राज्य जब उदय हो रहा था राष्ट्रीय राज्य का, तो उस समय प्रभुसत्ता जो है ना, वो अपने मतलब प्रभुत्व में आया, औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। अब देखिए कैसे प्रस्तुत किया गया। एक सशक्त राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना के लिए दो तरह के विचारों का खंडन करना आवश्यक था। ठीक है, तो किस तरह के विचारों का खंडन करना आवश्यक था? तो एक तो था पोप का सत्ता। तो यहाँ ध्यान देना है कि पोप का सत्ता, और यहाँ दूसरा जो था राज्य के भीतर सामंत सरदार। ठीक है, तो ये सब क्या था? एक तरह से तानाशाही था। पोप का सत्ता था, पोप का राज चलता था। इसमें सामंत सरदार में सामंतों का राज चलता था। वही लोग जो थे सामंत सरदार लोग, उन लोगों का राज चलता था। तो इन्हीं लोगों पे, ठीक है, इन लोगों के लिए भी कानून बनाने के लिए राज्य को संप्रभुत्व, मतलब प्रभुत्व होना पड़ा। तो कैसे? यहाँ देखते हैं, नगरों या स्वायत्त औद्योगिक श्रेणियों की अपनी अपनी शक्तियां निरूपित की शक्तियों को कुछ हद तक कम कर देती है। इन दोनों मान्यताओं के खंडन करने के लिए प्रभुसत्ता का विचार सर्वथा उपयुक्त था। मतलब ये दोनों को खंडन करने के लिए, ये दोनों को कम करने के लिए ही ना प्रभुसत्ता का विचार सर्वथा उत्तम था। तो इस तरह से प्रभुसत्ता का विकास होना शुरू हुआ। अतः फ्रांस में राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय होने पर ज्यों बोदा ने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिका, तो बोदा की पब्लिक क्या है? रिपब्लिका उसकी प्रसिद्ध कृति है। तो उसमें क्या लिखा की परिभाषा दी कि यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वशक्ति का संकेत देती है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती। ठीक है, तो क्या होता है? प्रभुसत्ता क्या होता है? नागरिकों और प्रजाजनों, मतलब नागरिकों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है, जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती। ठीक है, तो ये बोला ज्यों बोधा बोला। अब एक और डिफिनेशन है ग्रोसिस के अनुसार। ठीक है, ग्रोसिस कहता है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं थोड़ा सा आगे। बोदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन ने राज्य और प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें यह विचार निहित था कि राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है।
ठीक है। तो ये ब्रोदा ग्रोसियस हॉब्स ने क्या बोला कि राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बना सकती है, कानून बनाती है। तो मनुष्यों के हित तो कहीं एक से होते हैं, कहीं एक दूसरे के विरोधी, परंतु राज्य की छत्रछाया में वे मिलजुल कर विवेकपूर्ण रह सकते हैं। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह है कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का अद्वैतवाद या एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में पता चल के मोनिस्टिक थ्योरी कहता क्या है। तो मोनिस्टिक थ्योरी में ये कहता है कि राज्य ही ऐसी संस्था है ना जो कि क्या करती, कानून बनाती है, कानून बनाता है। राज्य में हर व्यक्ति का अपना अपना हित होता है, कोई किसी का विरोधी होता है तो कोई किसी का हित चाहने होता है, और उन दोनों को मिलाकर ही, ठीक है, तब भी विवेकपूर्ण मतलब राज्य में जो लोग हैं वो क्या होता है, राज्य की छत्रछाया में विवेकपूर्ण तरह से रह सकते हैं। ठीक है, और स्वाभाविक परिणाम यह कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। ठीक है, कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता मतलब राज्य को जो पावर मिला है वो क्या है, सर्वोच्च और असीम है। तो यही इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्रभु सत्ता का अद्वैतवाद और एकलवादी सिद्धांत। तो इसको अद्वैतवाद भी बोल सकते हैं, एकलवादी सिद्धांत। ठीक है, जिसको बोलेंगे मोनिस्टिक थ्योरी, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में देखने को मिलती है। मतलब अगर मोनिस्टिक थ्योरी पढ़ना है तो हम लोग को ऑस्टिन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो मोनिस्टिक थ्योरी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, अब आते थोड़ा सा प्रभु सत्ता के लक्षण। तो प्रभु सत्ता के कुछ 5 लक्षण है। पूर्णता, सार्वभौमता, अदेयता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपृथककरणीयता, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, स्थायित्व और अविभाजिता। तो इन पॉइंट को डील करते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्णता। प्रभु सत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है, यह अन्य किसी शक्ति पर आश्रित नहीं होती है। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उनके समूह प्रभु सत्ताधारी के अधीन होते हैं। राज्य के बाहर भी प्रभु सत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था पूर्णता का। सार्वभौमता क्या है, प्रभु सत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों की तुलना में सर्वोच्च शक्ति होती है। वैसे राज्य चाहे तो किसी विशेष को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, परंतु कोई व्यक्ति या संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की मांग नहीं कर सकता। मतलब राज्य चाहे तो किसी को बाहर रख सकता है, पर कोई भी राज्य अगर राज्य के अंदर है, ठीक है, तो वो अपना अलग होने का मांग राज्य से नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते पॉइंट अदेयता के बारे में। प्रभु सत्ता चूंकि अखंड और निस्सीम है, इसलिए यह किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। प्रभु सत्ता क्या है ना, अपने में ही है। अगर किसी राज्य का प्रभु सत्ता तो किसी दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता। राज्य के हाथ में प्रभु सत्ता निकल जाने का अर्थ यह होता है कि वहां की मतलब एक तरह से अगर राज्य का हाथ से प्रभु सत्ता निकल गया, मतलब वहां की शक्ति निकल गई, मतलब वो किसी को गुलाम बन जाएगा। यदि एक राज्य अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी और राज्य को अर्पित कर देता है तो उस हिस्से पर उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और दूसरे राज्य की प्रभु सत्ता उस पर स्थापित हो जाएगी। ठीक है, अब आता स्थायित्व, परमानेंस। जैसे राज्य स्थायी है वैसे ही प्रभु सत्ता भी स्थायी है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभु सत्ता भी रहती है। मतलब जब तक राज्य रहेगा तब तक प्रभु सत्ता भी रहेगा, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सम्राट या राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग से प्रभु सत्ता का अंत नहीं होता। अगर सम्राट कोई मर गया तब भी प्रभु सत्ता का अंत नहीं होता, बल्कि वह तत्काल दूसरे सम्राट या राष्ट्रपति में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा सम्राट आया तो तुरंत उसको प्रभु सत्ता मिल गया, तो प्रभु सत्ता नहीं छीना जा सकता। ठीक है, अब आता अविभाज्यता। प्रभु सत्ता चूंकि पूर्ण और सर्वव्यापक शक्ति है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, ये कुछ रहा पॉइंट, यहां से आप पूरा नोट्स को उतार लें। ठीक है, चलिए अब यहां हम लोग देखेंगे ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसको ये क्या डील करता है, ये डील करता है मोनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, मोनिस्टिक थ्योरी। अब यहाँ इसमें पढ़ेंगे, जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉन ऑस्टिन ने, एकलवाद या तो अद्वैतवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ देखना है, ऑस्टिन थॉमस हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। मतलब ऑस्टिन क्या चाहता था, कानून का श्रेष्ठ। जब भी मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को कानून को क्या करना चाहिए, कानून को श्रेष्ठ बनाना, कि कानून ही सबसे पावरफुल है। ठीक है, राज्य के लिए राज्य है तो कानून है और कानून है तो संप्रभुता है। ठीक है, कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। मतलब ऊंचा जो है, सबसे बड़ा पद पे जो है वो नीचे वाले को जो आदेश देता है वही कानून है। और अपनी इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार है कि ऑस्टिन के अनुसार क्या है संप्रभुता, वो देखिए यहाँ से, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी व्यक्ति को आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है,
तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज और उस सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ठीक है, तो ये रहा ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आता है ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी इस कथन के विश्लेषण। संप्रभुता की निम्न विशेषता है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी विशेषता क्या है वो देख। तो करीब एक पेज में है ऑस्टिन का ये विशेषता। ठीक है, और फिर आता आलोचना। तो यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह प्रभु सत्ताधारी होता है। ठीक है, क्या बोला है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज, ठीक है, वहां पे क्या होता है, कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह ही क्या होता है, वो प्रभु सत्ताधारी होता है। प्रभु सत्ताधारी मतलब क्या होता है, सॉवरेन होता है। कि प्रभु सत्ताधारी किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। ठीक है, संप्रभुता समान इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवीय इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावनात्मक प्रतीकों में निहित नहीं रह सकती। या तो एक निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानून प्रभुत्व नहीं हो। ठीक है, ये कहीं किसी के अंडर नहीं हो सकता प्रभु सत्ता। ठीक है, वो स्वयं सिर्फ एक कानून में बंधा होता है। ठीक है, और वो भी आप उसी का कानून होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ मतलब प्रभु सत्ताधारी की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। तो ये पॉइंट है कि प्रभु सत्ताधारी की शक्ति जो है असीमित और अपरिमित। आप इस तरह के पॉइंट को भी ब्लैक कलर से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिखा था, पर मैंने एग्जाम में उसको फिर ब्लैक कलर करके ही लिखा था। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऑस्टिन का विचार है कि निश्चय प्रभु के प्रति, ठीक है, आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अपरहित होनी चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, निश्चय प्रभु किसको बोला गया, मतलब एक प्रभु सत्ताधारी के प्रति अगर कोई पावरफुल जो है, जो राज्य को चला रहा है, ठीक है, प्रभु सत्ताधारी है, उसके प्रति क्या होना चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, निरंतर और अपरहित होनी चाहिए। ठीक है, आज्ञाकारिता जो होना चाहिए वो स्थिर होनी चाहिए, निरंतर मतलब हमेशा उसका क्या करना चाहिए, हम लोग को फॉलो करना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो प्रभु सत्ताधारी है। ठीक है, अब आता है प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश के अवहेलना वाले को दंड भागेगा। मतलब प्रभुत्व शक्ति का जो भी बोलेगा वही कानून होता है। ठीक है, इसमें यह बात किया गया और उसका अवहेलना करने पर दंड मिलेगा। सर्वोच्च प्रभु सत्ता की शक्ति अखंडित होती है। जो सर्वोच्च मतलब मैक्सिमम जो सोवरेनिटी होता है, ठीक है, अल्टीमेट सोवरेनिटी, वो क्या होता है, उसका शक्ति जो होता है अखंडित, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, तो सिद्धांत की आलोचना है। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट्स को उतार लें। ठीक है, पहले पॉइंट है कि समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि प्रभु सत्ता अविभाज्य है। मतलब प्रभु सत्ता को अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बांटा जा सकता है। शक्ति को अत्यधिक महत्व दे दिया गया है इस ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में। ठीक है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में, मतलब एकलवाद सिद्धांत में या तो अद्वैतवाद का सिद्धांत में। ठीक है, कितना नाम बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। संप्रभुता असीमित नहीं है, प्रभुत्व की धारणा घातक है। इसका महत्व और निष्कर्ष के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप लोग ये लिखिएगा कि जो भी चीज़ आप लोग लिखें शुरू में स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को, ठीक है, बेसिकली उसको उठा के आप निष्कर्ष में लिख दीजिए। और निष्कर्ष ज़्यादा ही बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं बता दूं, अगर निष्कर्ष इतना लिखें तो आप लोग बहुत अच्छा है। ठीक है, इतना ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, इतना बड़ा ऐसे निष्कर्ष नहीं होता, इतना छोटा निष्कर्ष लिखिएगा और आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक अपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और अगर अपने दीन बंधु, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे जिससे हिंदी की नोट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।